बिहार में चुनाव का बिगुल बज चुका है। 15 साल से लगातार सत्ता में रहे नीतीश कुमार अपने चौथे टर्म के लिए मैदान में हैं। हर बार उनका मुकाबला लालू यादव से होता था, लेकिन इस बार सामने एक युवा चेहरा तेजस्वी है। घोषणा नहीं हुई है, कांग्रेस ने उनको सीएम का उम्मीदवार नहीं बनाया है अभी, लेकिन वो अघोषित उम्मीदवार के तौर पर मैदान में है। मतलब नीतीश कुमार के सामने तेजस्वी, वो अपना एक विजन भी रख रहे हैं। चूंकि वो चैलेंजर हैं, आरजेडी मुख्य पार्टी है, कांग्रेस सपोर्टिंग रोल में है, तो मुख्य मुकाबला आप कहें तो आरजेडी के साथ है। आपकी दिलचस्पी होगी ये जानने में, और आप एक जागरूक दर्शक की तरह ये जानते हैं, और बिहार तो बहुत पॉलिटिकली बहुत मैच्योर स्टेट है, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें रेखांकित करना चाहता हूं, आपको बताना चाहता हूं कि किसकी क्या वीकनेस है, किसकी क्या स्ट्रेंथ है। जो चैलेंजर है उसकी भूमिका अहम हो जाती है। तेजस्वी चैलेंजर है। महागठबंधन की शक्ति क्या है, उसकी कमजोरी क्या है, इसका आकलन करते हैं। पहले सबसे पहले उसका मजबूत पक्ष है कि MY कॉम्बिनेशन, जिसके आधार पे लालू यादव ने इतना बड़ा अंपायर खड़ा किया, वो MY कॉम्बिनेशन है, मुस्लिम यादव कॉम्बिनेशन। वो कमोबेश इंटैक्ट है। आपको मालूम है इन दोनों के वोट करीब 30% होते हैं। ये उनका सबसे स्ट्रांग पॉइंट है। दूसरा अगर कहें तो आरजेडी चूंकि लंबे समय तक सत्ता में रही है, इसलिए ऐसा माना जाता है कि उनका एक बेस, पॉलिटिकल बेस, काडर बेस हर जिले में है। तो आरजेडी का जो ये बेस है, ये दूसरी पार्टियों की भी मदद करता है, उनको भी संबल देता है। तो उनकी सबसे बड़ी दूसरी स्ट्रेंथ अगर मैं गिनूं तो वो आरजेडी का हर जिले में संगठन का होना है। कांग्रेस बहुत बड़ी भूमिका में नहीं है। पिछली बार वो 41 सीटें लड़े, 27 जीते। ये बहुत दिनों के बाद उनका सर्वोत्तम प्रदर्शन था, सर्वोत्तम प्रदर्शन। लेकिन 41 सीटें लोग कहते हैं कि नीतीश कुमार ने दिलवाई थी उनको। 27 सीटें वो जीते। मैं बार बार कहता हूं कि नीतीश कुमार उसका इस्तेमाल बफर की तरह करना चाहते थे। वो उनको एक नेचुरल एलाई के तौर पे देखना चाहते थे, और इसलिए 27 सीटें जीते थे। वो अकाट एक गठबंधन बना था, और इस वजह से कांग्रेस जीती थी। 6 से 7% वोट उसको मिले थे। तो ये वोट अगर कांग्रेस का है तो वो आरजेडी की मदद करता है, महागठबंधन की मदद करता है। अभी मोटे तौर पे मैं कांग्रेस और आरजेडी को उस गठबंधन का हिस्सा मान रहा हूं, क्योंकि आपको मालूम है कि कुशवाहा उस गठबंधन से बाहर निकल चुके हैं। तीसरा जो एक पोटेंशियल एलाई हो सकता है वो लेफ्ट है। लेफ्ट अभी भी अलग अलग जगहों पे, पॉकेट्स में उनके स्ट्रांग होल्ड हैं। पिछली बार कई सीटों पे उन्होंने अच्छी खासी वोट काटी थी। अगर आरएलएसपी की जगह लेफ्ट, और लेफ्ट में कई धड़े हैं आपको मालूम है, सीपीआई, सीपीएम, सीपीआई-एमएल। सीपीआई मूलतः गढ़ रहा है, कभी बिहार में अपना गढ़ बना के रखा था उसने। सीपीएम मूलतः उत्तर प्रदेश में ज़्यादा स्ट्रांग थी। लेकिन सीपीआई और सीपीआई-एमएल ये दोनों पारंपरिक तौर पे कई पॉकेट्स में अभी भी स्ट्रांग माने जाते हैं। उनका साथ आना आरजेडी की मदद कर सकता है, उस गठबंधन की मदद कर सकता है। एक चीज़ जो देखी जाती है वो ये है कि तेजस्वी यादव ने, और इसको मैं स्ट्रेंथ के तौर पे देखता हूं, कि तेजस्वी यादव ने अपना जो पुराना इतिहास था उससे वो निकलना चाहते हैं। वो इतिहास वोट के मामले में तो स्ट्रांग था, लालू यादव ने वो बेस बनाया था, लेकिन जंगल राज की उपाधि भी मिली थी। तेजस्वी यादव ने एक काम ये किया है कि उन्होंने बड़े करीने से लालू यादव को, ताकि वो बार बार याद न कराया जा सके कि लालू यादव आ जाएंगे, लालू यादव आ जाएंगे मतलब जंगल राज आ जाएगा, तो उन्होंने पोस्टर से लालू यादव को गायब कर दिया है। और मैं लगातार कह रहा हूं कि वो खाली स्लेट पे कुछ लिखना चाहते हैं। उन्होंने सिर्फ अपनी छवि उकेरी है, सिर्फ उनकी फोटो दिखती है, उनकी तस्वीर देखती है। एक युवा जो एक स्टैब्लिश्ड गवर्नमेंट को चैलेंज करने की कोशिश कर रहा है मुद्दों के आधार पे। वो बात कर रहे हैं नौजवानों की, वो बात कर रहे हैं मजदूरों की, वो बात कर रहे हैं जो लोग जिनको रोजगार नहीं मिलता, वो बात कर रहे हैं जो लोग पलायन करके बाहर चले गए उनकी, जो कोरोना काल में वापस आए और वो उसको मुद्दा बना रहे हैं कि पहले तो वापस
नहीं आ पा रहे थे वो, सरकार भी इंटरेस्टेड नहीं थी, उन्होंने हल्ला मचाया, तब जाकर सरकार को लाना पड़ा। तो वो एक अपनी छवि अखिलेश की तरह बनाना चाहते हैं। अगर मैं पैरेलल खींचना चाहूं तो एक ज़माना ऐसा था उत्तर प्रदेश में कि समाजवादी पार्टी को एक मिलिटेंट पार्टी के तौर पे देखा जाता था। उस छवि से डिपार्चर चाहते थे अखिलेश यादव, और तब उन्होंने कई बाहुबलियों का टिकट काट दिया, उनको पार्टी से हटा दिया। तेजस्वी यादव कुछ ऐसा करना चाहते हैं कि वो अपनी एक छवि जो इतने सालों में बनी थी आरजेडी की, उससे निकलना चाहते हैं। वो अपने मास बेस को, अपने सपोर्ट बेस को बढ़ाना चाहते हैं। चर्चा इस बात की भी है कि वो जो मुस्लिम यादव उनका कॉम्बिनेशन है, जिसके आधार पे वो टिकटें दिया करते थे, वो एक बहुत बड़ा कंसर्न होता था आरजेडी के लिए। वो सर्व समाज, मतलब बाकी समुदाय के लोगों को भी टिकट देकर अपने साथ लाना चाहते हैं, जो पारंपरिक तौर पे उनके वोटर नहीं माने जाते, उनको वो साथ लाना चाहते हैं। तो ये तो हो गई उनकी शक्ति। वीकनेस क्या है? वीकनेस है MY कॉम्बिनेशन। मैंने कहा यह स्ट्रेंथ है। कई बार मैं कहता हूं कि लालू यादव उनकी पार्टी के स्ट्रेंथ भी है, वीकनेस भी है। उसी तरीके से ये MY कॉम्बिनेशन उनकी स्ट्रेंथ भी है, उनकी वीकनेस भी है, क्योंकि ये महदूद रह गई पार्टी वहीं तक। और याद करिए 2010 में जब नीतीश कुमार और बीजेपी अपने चरम पे थे, तो लालू यादव को उतनी सीटें भी नहीं मिली थी, आरजेडी को उतनी सीटें भी नहीं मिली थी कि वो विपक्ष का नेता बना पाए। तो ये उनकी एक वीकनेस है, अपना विस्तार न कर पाना इतने सालों में। क्या इस बार हो पाएगा? इस पे सबकी निगाह है। लालू यादव मौजूद रहते तो हल्ला ये होता कि लालू यादव आ चुके हैं, बिहार फिर से जंगल राज की तरफ बढ़ रहा है। लालू यादव नहीं है। इन चुनाव में वो होंगे कि नहीं, इस पे अभी कयास लगाया जा रहा है, क्योंकि उनके बेल एप्लीकेशन पे सुनवाई होनी है। अगर वो बाहर आते हैं तब स्थिति दूसरी होगी। आज की तारीख में उनकी गैर मौजूदगी जो है एक बड़ा ड्रॉबैक साबित हो सकती है। वो एक अपने वोटर के लिए एक मास लीडर के तौर पे हैं, वो गैल्वनाइज करते हैं, वो जिस तरीके से संवाद करते हैं वैसा उनके पास कोई दूसरा नेता नहीं है। तो आरजेडी के मुखिया लालू यादव जो है वो उनकी गैर मौजूदगी एक वीकनेस के तौर पे है। वो इसलिए भी क्योंकि सहयोगियों से बात करना, तेजस्वी बहुत मैच्योर नहीं है। 5 साल हुए उनको राजनीति में आए हुए, पार्लियामेंट्री करियर उनका, लेजिस्लेटिव करियर उनका 5 सालों का ही है। तो वो कांग्रेस से, लेफ्ट से उस सेम पेज पे बात करने में उन्हें दिक्कत होती है, जो शायद लालू यादव कर सकते थे। तो लालू यादव की गैर मौजूदगी एक बड़ी दिक्कत है। तीसरा, तेजस्वी का मुख्यमंत्री के तौर पे इमर्ज कर जाना आरजेडी में। आरजेडी के तो उत्तराधिकारी हो गए वो, लेकिन बाकी पार्टियां, मांझी ने भी उन पे सवाल उठाए, बाहर हो गए, उन पे डेंट करते हुए बाहर हुए। कुशवाहा बाहर गए हैं, उन्होंने तेजस्वी पे हमला किया कि तेजस्वी जो है वो सामने नहीं खड़े हो सकते नीतीश कुमार के, कोई क्रेडिबल चेहरा चाहिए। तो वो डेंट किया उनके इमेज को। पहले ही भ्रष्टाचार के आरोप में नीतीश कुमार ने उनसे गठबंधन तोड़ लिया था, तो वो एक टेंटेड के तौर पे उनको पेश किए जाने की पहले भी कोशिश हुई थी। लेकिन दिक्कत यह है कि कांग्रेस भी उनको अभी अपना नेता मानने को तैयार नहीं है। वो गठबंधन के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार अभी तक घोषित नहीं हुए हैं। तो तेजस्वी को नेता न मानना बाकी दलों का, ये एक ड्रॉबैक के तौर पे आप देख सकते हैं। तीसरा, जो मैंने कहा, लालू यादव एक सशक्त नेता थे, उनका एक कैंपेन का अपना स्टाइल था, कैनवास करने का अपना स्टाइल था, कैनवासिंग का अपना स्टाइल था। आरजेडी में, कांग्रेस में, इस गठबंधन में कोई ऐसा चेहरा जिसका अपनी एक छवि हो, जो चमत्कार पैदा कर सके, जो लोगों को कन्विंस करने में, जनसंवाद करने में उस तरीके से कारगर हो, पेनिट्रेट कर सके उसकी बातें, वैसी छवि नहीं है कोई, वैसा कोई नेता नहीं है उनके पास जो सीधे सीधे मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जा सके। एक और ड्रॉबैक, वो ड्रॉबैक ये है कि नीतीश कुमार की जो 15 साल का शासन है उसको कटघरे में खड़ा न कर पाना। हाल के दिनों में तेजस्वी काफ़ी अग्रेसिव दिख रहे हैं। वो कुछ नए मुद्दे, युवाओं के मुद्दे, मजदूरों के, किसानों के मुद्दे सामने लेकर आ रहे हैं। बेरोजगारी को सेंटर स्टेज में रखना चाह रहे हैं, उसको डिस्कोर्स, पॉलिटिकल डिस्कोर्स में लाना चाह रहे हैं। लेकिन ये काम 3-4 साल पहले से होना था, ताकि एक मोमेंटम बनता। वो मोमेंटम भी अभी तक बनता दिखाई नहीं दे रहा है। और चूंकि ये
बहुत पहले से शुरुआत इसकी नहीं हुई, इसलिए उस लेवल पे कि नीतीश की सरकार को सीधा सीधा आप कटघरे में खड़ा कर सकें, उसके लिए ज़मीन तैयार कर सके, वो ज़मीन तैयार है क्या, इस पे भी सवाल उठ रहे हैं। ये एक वीकनेस के तौर पे देखा जाता है कि तेजस्वी यादव ने वो नहीं किया। कई बार वो रिलक्टेंट दिखते हैं, कई बार वो बहुत अग्रेसिव होते हैं, लेकिन कई बार रिलक्टेंट दिखते हैं। और एक मैसेजिंग के लिए हो सकता है कि उपेंद्र कुशवाहा की परफॉर्मेंस उनके दावों को मैच नहीं करता, मांझी का परफॉर्मेंस उनके दावों को मैच नहीं करता, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है राजनीति में कि कुछ चीज़ें आपको दिखाने के लिए, पब्लिक मैसेजिंग के लिए की जाती हैं। तब ऐसे में जब एनडीए में आने की होड़ लगी है, मांझी एनडीए में आ गए, उपेंद्र कुशवाहा नॉक कर रहे हैं एनडीए को और आपको लोग छोड़कर जा रहे हैं, तो ऐसे में होता यह है कि आपको दल छोड़ के जा रहे हैं, आप गठबंधन को बड़ा नहीं बना पा रहे हो, उसके आकार को, उस अम्ब्रेला को बड़ा नहीं बना पा रहे हो, तो ये भी एक ड्रॉबैक की तरह देखा जाता है। तो ये हो गई महागठबंधन की वीकनेस और स्ट्रेंथ। अब बात कर लेते हैं एनडीए की शक्ति की। एनडीए की शक्ति क्या है? एनडीए की सबसे बड़ी शक्ति ऊंची जातियों का उसके साथ होना है। पारंपरिक तौर पे पिछले कुछ सालों में ऐसा हो गया है, पिछले कुछ दशकों में कह सकते हैं कि जो ऊंची जाति के लोग हैं वो एनडीए के समर्थक माने जाते हैं। और जब जेडीयू उनके साथ मिलती है तो जेडीयू ने कार्व आउट किया है अपने लिए स्पेस, जिसमें नॉन यादव ओबीसी हैं, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के जो लोग हैं उनको अपना वोटर बनाया है। दलितों में महादलित कार्व आउट करके एक अपने लिए बनाया है। तो नॉन यादव, ओबीसी, ईबीसी, महादलित, ये उनकी शक्ति है, ये उनका वोट बेस है। जैसे महागठबंधन के केस में, आरजेडी के केस में एमवाई कॉम्बिनेशन है। मोदी की लोकप्रियता, ये दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा बन सकता है जो उनके लिए लाभकारी साबित हो सकता है। वो प्रधानमंत्री की मौजूदगी है। प्रधानमंत्री की लोकप्रियता अभी भी कहते हैं कि बनी हुई है, तो नीतीश कुमार को वो कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं, या नीतीश कुमार की अगर पहले जैसी लोकप्रियता नहीं है तो उसको कंपनसेट भी कर सकते हैं। तो ये एक स्ट्रेंथ के तौर पे देखा जाता है कि नीतीश कुमार की योजनाएं हो और नरेंद्र मोदी का साथ हो। नरेंद्र मोदी की जो सेंट्रल की योजनाएं हैं और नीतीश कुमार की जो स्टेट की योजनाएं हैं, अगर दोनों इन टैंडम चलेंगे तो दोनों बड़े नेता महागठबंधन को बीट कर सकते हैं। ये उनको शक्ति के तौर पे देखा जाता है। नीतीश कुमार का अनुभव, नीतीश कुमार का जो पॉलिटिकल एक्यूमेन है, नीतीश कुमार का जो बिहार में एक उनकी जो छवि है, या बिहार में जो उनके गवर्नेंस का ट्रैक रिकॉर्ड, जो उन्होंने एक नैरेटिव बिल्ड किया है कि उनकी यूएसपी गवर्नेंस है, तो पॉलिटिकल मैच्योरिटी, पॉलिटिकल सिचुएशन को हैंडल करने की कैपेबिलिटी जो नीतीश कुमार की है, तो उनके सामने एक प्रेसिडेंशियल फॉर्म बनाया जाएगा कि उनके सामने तेजस्वी यादव है जो अपेक्षाकृत युवा हैं, क्या वो कर सकते हैं? तो ये एक बड़ा इशू होगा और ये स्ट्रेंथ की तरह देखा जाता है एनडीए का। कुछ चीज़ें जो लोगों तक पहुंची हैं, जैसे बिजली, जैसे सड़क, जैसे शराबबंदी, इन चीज़ों का भी साफ असर दिखाई दे सकता है। ये याद करिए 2010 के चुनाव में भी ये एक बड़ा मुद्दा था जब नीतीश कुमार चुनाव लड़े थे। तो ये ग्राउंड पे आपको दिखाई दे सकता है कि ये एक बड़ा मुद्दा होगा और ये रिफ्लेक्ट कर सकता है कि इन चीज़ों पे हमने काम किया है, जिससे आम लोगों का सरोकार है। दो और चीज़ें जो स्ट्रेंथ है ये बता दूं। पहला, बीजेपी का मजबूत एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेंथ, जो सांगठनिक क्षमता है उनकी, वो बहुत स्ट्रांग है। जेडीयू की उस कदर मजबूत नहीं है, लेकिन बीजेपी उसको कंपनसेट करती है। बीजेपी का मजबूत सोशल स्ट्रेंथ, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेंथ माफ कीजिएगा, वो एक बड़े स्ट्रेंथ के तौर पे देखा जाता है। और तीसरा, ये पूरा कोरोना काल में जो चुनाव है वो सोशल मीडिया पे लड़ा जाना है, और बीजेपी की सोशल मीडिया पे बहुत स्ट्रांग प्रेजेंस है, उसको कोई झुठला नहीं सकता। वो कई बार इन्फॉर्म भी कर सकते हैं, कई बार मिस इन्फॉर्म भी कर सकते हैं, लेकिन चुनाव में सब जायज होता है। तो ये एक बड़े स्ट्रेंथ के तौर पे देखा जाता है। जेडीयू भी उनको कैचअप करने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो शायद उनको मैच ना कर पाए। लेकिन दोनों की कंबाइंड स्ट्रेंथ सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा होगी, और ये एक लाभकारी संकेत हो सकता है, स्ट्रेंथ के तौर पे देखा जा सकता है एनडीए के। अब बात करेंगे हम वीकनेस की। एनडीए की वीकनेस क्या है? अब वीकनेस क्या है, एनडीए की वीकनेस क्या है? एनडीए की वीकनेस सबसे बड़ी 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी। 15 साल एक बहुत बड़ा वक्त होता है, एक बड़ा कालखंड होता है। फिर आपको लोग कंपेयर करते हैं कि 15 साल, 5 साल तो हनीमून पीरियड होता है, 5 साल एक और मिल गया, आपने थोड़े बहुत भी काम किए तो लोगों को लगता है कि हम आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन जब आप तीसरे टर्म में आते हो तो लोगों की एक्सपेक्टेशंस बढ़ती हैं। पहले लॉ एंड ऑर्डर एक बड़ा मुद्दा था, लॉ एंड ऑर्डर ठीक हुआ,
सड़कें नहीं थी, सड़कें बनने लगी, तो बहुत अच्छा रेट किया गया नीतीश कुमार को। लेकिन अब 15 साल में एक फटीक सा आ गया है। जो थर्ड टर्म है नीतीश कुमार का, उसमें एक फटीक दिखता है। उसमें कई लेवल पे नीतीश कुमार, कई मानक पे उनको क्वेश्चन किया जाता है। उन्हें क्वेश्चन किया जाता है कि शिक्षा के क्षेत्र में क्या हुआ, स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्या हुआ, बुनियादी सुविधाएं मिल पाई क्या, नहीं मिल पाई, ऐसा विपक्ष का आरोप होता है। और ये आरोप चस्पा होता है। अगर ये मुद्दे बन जाते हैं तो ये एक बड़ा मुद्दा है। नीतीश की लोकप्रियता, और ये सब आता है नीतीश की लोकप्रियता में, कि नीतीश की लोकप्रियता 2010 वाली नहीं है। एक जो फटीक जिसने घर किया है, उसने नीतीश की लोकप्रियता को कम किया है। 2010 के मुकाबले 2020 में नीतीश उतने पॉपुलर नहीं है। हालांकि नीतीश आज भी ऐसे चेहरे हैं, जब 2015 में वो लालू यादव के साथ गए, लालू यादव की पार्टी एक बड़ी पार्टी थी, लेकिन नीतीश कुमार को चेहरा बनाना पड़ा, क्योंकि गवर्नेंस के तौर पे लोग अभी भी, वो एक टीना फैक्टर है कि नीतीश कुमार के सामने कोई नहीं है। लेकिन नीतीश कुमार की लोकप्रियता 2010 वाली नहीं है, ऐसा आम तौर पे लोग मानते हैं। तो ये उनका एक ड्रॉबैक देखा जाता है। सीटों में खींचतान, एलजेपी जिस तरीके से उनके गवर्नेंस पे ही सवाल उठा रही है। एलजेपी एक ट्रस्टेड एलाई रही है बीजेपी की। बीजेपी के साथ नरेंद्र मोदी को सैंक्टिटी देने वाले में सबसे पहले रामविलास पासवान थे। वो छोड़कर भी गए थे नरेंद्र मोदी की वजह से, ऐसा वो क्लेम कर रहे थे, ऐसा बताते हैं। 2002 में गुजरात दंगों के बाद वो छोड़कर चले गए थे, लेकिन 2014 में जब वो जुड़े फिर से एनडीए के साथ, तो उन्होंने एक तरीके से नेशनल लेवल पे सैंक्टिटी दी नरेंद्र मोदी को। तो वो एक ट्रस्टेड एलाई है। लेकिन वो ट्रस्टेड एलाई जो है, अपने एक दूसरे सहयोगी जेडीयू के जो मुख्यमंत्री हैं, उनके कामकाज से खुश नहीं है। वो हर बात में सवाल उठा रहा है। वो नीतीश कुमार के चेहरे पे भी सवाल उठा रहा है। तो सीटों के लिए जो खींचतान है, बंटवारे में जो खींचतान है, वो एक बड़े ड्रॉबैक की तरह देखा जाता है। नीतीश का समर्थन एलजेपी गठबंधन में नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्या वो बीजेपी के साथ हैं? वो बीजेपी के बफर की तरह काम करना चाहते हैं, जैसा एक ज़माने में कांग्रेस जेडीयू के लिए कर रही थी, या जेडीयू चाहती थी कांग्रेस हमारे लिए करे? तो वो एक ड्रॉबैक के तौर पे होगा, क्योंकि एक आवाज़ आनी चाहिए गठबंधन से जब आप चुनाव में जाते हो, कि सब एक पेज पे हैं। वो अभी तक एक पेज पे नहीं दिख रहे हैं। लालू यादव का जो मुद्दा था कि वो जंगल राज आ जाएगा, लालू यादव चूंकि फिजिकली नहीं है, जैसा मैंने आपको पहले बताया, तो क्या वो मुद्दा चढ़ पाएगा? क्या वो लोगों के दिमाग में आ पाएगा? क्या उनके मानस पटल पे अंकित हो पाएगा कि इस बार अगर नीतीश कुमार को नहीं जिताया तो लालू यादव आ जाएंगे? लालू यादव का एब्सेंस कई बार ड्रॉबैक साबित होगा एनडीए गठबंधन के लिए। बुनियादी सुविधाएं, एक और ड्रॉबैक है कि बुनियादी सुविधाएं जो हैं लोगों को जो मिलनी चाहिए, शिक्षा होगी, स्वास्थ्य, जो बाकी चीज़ें लोगों को, रोजगार मिलनी चाहिए थी, जिसकी चर्चा मैंने पहले की है, वो क्या अवेलेबल हो पाई, लोगों को मिल पाई? ये अगर नैरेटिव बिल्ड होता है तो नीतीश कुमार के लिए जवाब देना, एनडीए के लिए जवाब देना मुश्किल होगा। ये एक बड़े ड्रॉबैक की तरह देखा जाता है। तो ये आपने देखा कि एनडीए की शक्ति क्या है, उसकी कमजोरी क्या है, यूपीए की शक्ति क्या है, उनकी कमजोरी क्या है। लेकिन ये कागजों पे है, ये आकलन है। चुनाव रणभूमि में होता है, मैदान में होता है। वहां क्या होता है, ये चुनाव के वक्त देखने को मिलेगा। हम आपको इस बीच अपडेट करते रहेंगे। नमस्कार।